हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2023 के स्लॉट 2 के 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 टू 10। देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। यानी कोई कंपनी है, उसमें 20% ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिल रही है वो टोटल सैलरी की 1/6 मिल रही है यहाँ पे। Then the ratio of the average salary obtained by all the manufacturing employees to the average salary obtained by the non manufacturing employees। तो यहाँ पे जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का बेसिकली रेशो पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/6 एक नंबर आ रहा है मेरे पास। जनरली हम 100 अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/6 आ रहा है, तो मैं कोई ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ देयर आर 90 एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। अगर 90 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और यहाँ पे मुझे ये गिवन है कि 20% जो हैं वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मैं मान लेता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉयज हैं और ये मेरे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉयज है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले कितने हो जाएंगे, 90 का 20% यानी कि 18। मेरे पास 18 जो एम्प्लॉयज होंगे वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग में होंगे और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में होंगे बचे हुए एम्प्लॉयज, यानी कि 72 एम्प्लॉयज। राइट। अब क्वेश्चन में ये कहता है हमसे इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी। मैं मान लेता हूँ 90 जो एम्प्लॉयज हैं इनको टोटल सैलरी टी मिल रही है। मैं मान लेता हूं इनको टोटल सैलरी टी मिल रही है। अब यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एम्प्लॉय है उसको लेट से एक एम्प्लॉयज को 100 रुपीज मिलते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग के एक एम्प्लॉयज को अगर 100 रुपए मिल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे पास 18, तो टोटल जो उनकी सैलरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1800 रुपीज। हमसे कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो टोटल सैलरी है वो टोटल सैलरी आएगी वो जो टोटल एम्प्लॉयज है उनकी 1/6 है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में एक एम्प्लॉयज को मेरे पास 100 रुपीज मिल रहे हैं और टोटल 18 एम्प्लॉयज हैं, तो मेरे पास टोटल जो सैलरी मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलेगी वो मिलेगी 1800 रुपीज। अब हमसे ये कहा गया है दिस 1800 इज नथिंग बट दी टोटल का 1/6 है। टोटल जो इतनी सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयज को उसकी 1/6 जो है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉयज की सैलरी है, ये हो जाएगा। सो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी मेरे पास 1800 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 10,800। इसका मतलब टोटल जो सैलरी मिल रही होगी वो मिल रही होगी मेरे को 10,800 रुपीज। अब हमसे ये कहा गया है कि जो बची हुई सैलरी है यानी कि 10,800 जो रुपीज हैं उसमें से अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास जो सैलरी बचेगी वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग की आ जाएगी। इसका मतलब बाय सब्ट्रैक्ट 10,800 में से 1800 रुपीज बचेगा मेरे पास 9,000 रुपीज। इसका मतलब मेरे पास 72 जो एम्प्लॉयज हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले उसको कितने रुपए मिलेंगे 9,000। तो इसकी पर एम्प्लॉय सैलरी कितनी हो जाएगी 9,000 डिवाइडेड बाय 70, यानी पर एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगी मेरी 9,000 डिवाइड बाय 72। सॉल्व करता हूं मैं इसको, 9 से कैंसिल करूंगा तो 8 टाइम्स, 9 से कैंसिल करूंगा तो 1000 कैंसिल करूंगा तो 125, यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एम्प्लॉयज है उसकी सैलरी आ रही है 125 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग वाले की हमने मान ली थी 100 रुपीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी obtained by manufacturing employees to average salary obtained by non manufacturing employees। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले की सैलरी कितनी हो गई 100 रुपीज, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले की 125। ये रेशियो पूछा है हमसे एंड दिस रेशियो इज 4/5 और 4:5। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए ऑप्शन। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कैट पॉइंट ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 एंड सेल्स इट टू कानू एट 20% प्रॉफिट। यानी कि मेरे पास मीनू जो है उसने एक पेयर ऑफ सनग्लासेस खरीदा 1000 रुपीज का और उसको कानू को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। तो एम ने
अर्न किया 20% प्रॉफिट एंड एम परचेज एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज एंड शी सेल्स इट टू कानू एट 20% प्रॉफिट। 20% मतलब 1200 रुपए का बेच दिया होगा इसको, 20% प्रॉफिट लिया 1000 पे। देन कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। उसने क्या किया, इसको वापस बेच दिया, 20% लॉस पे, 20% लॉस पे। तो 1200 का 20% लॉस हुआ, 240 रुपए का लॉस हो गया। आई मीन द लॉस इज ऑफ 240 रुपीज एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 960। यानी कि मीनू ने अगेन इसको खरीद लिया 960 रुपीज में। तो कानू ने जब 1200 रुपए से इसको 20% लॉस में बेचा तो मीनू ने इसे 960 रुपीज में खरीद लिया होगा। फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु, यानी 960 से इसने दोबारा तनु को बेच दिया। ठीक है, तनु को बेच दिया। कितने में बेचा ये नहीं पता है, लेकिन 960 रुपीज का खरीद के दोबारा तनु को बेच दिया। और कहा गया ऐसा, इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शंस इज 500 रुपीज, यानी कि ये वाला ट्रांजैक्शन प्लस ये वाला ट्रांजैक्शन दोनों को मिला के 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब 200 रुपए का प्रॉफिट तो यहां से हो रहा है, 1000 रुपीज का 20% यानी 200 रुपीज का प्रॉफिट तो यहाँ पे हो गया। तो बचा हुआ 300 यहां से हो रहा होगा, बचा हुआ 300 यहां से प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 960 प्लस 300 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ होगा, इससे इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई होगी वो हो जाएगी 1260। हमसे पूछा है यहाँ पे देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। तो तनु को बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे ये निकालने की तो जरूरत नहीं है। तो हमें एक्चुअली तो ये निकालना है प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100, ये वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। 300 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा ये। 4 से काटा 5, 4 से काटा तो 16, 4 से काटा 4, 4 से काटा 25। तो हियर 125 डिवाइडेड बाय 4, 125 डिवाइडेड बाय 4 इज 31.25। 31.25% will be the answer। तो 31.25% will be the profit। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than itself। The number of positive integers less than 50। मेरे पास 50 से कम ऐसे इंटीजर्स कितने हैं, exactly two distinct factors। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर है मेरे पास, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी नंबर के इस तरह से निकालते थे हम, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r एंड सो ऑन, सच दैट a b c आर प्राइम नंबर्स। a b c मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस। यानी कि किसी भी नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू c की पावर r, सच दैट ए बी सी जो है वो मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। ए बी सी जो है मेरे पास वो प्राइम नंबर्स हैं। तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 एंड सो ऑन। p क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, प्राइम होना इनका जरूरी नहीं है। अब मुझसे यहाँ पे कहा गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हैं। क्यों 4 हैं, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 फैक्टर और हैं। एक तो नंबर इटसेल्फ है और 1 है, तो 2 फैक्टर और हैं। अगर 2 फैक्टर और हैं, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स और हैं, तो इसका मतलब टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। अगर टोटल 4 फैक्टर्स हो गए तो मैं कह सकता हूं कि p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 ये मेरे पास होगा 4 के इक्वल। p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4। यहां तक तो पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए कि p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 जो है तो 4 के इक्वल होना चाहिए। अगर p प्लस 1 क्यू प्लस 1 4 के इक्वल होगा तो 2 तरीके हो सकते हैं, 2 इंटू 2 भी मेरे पास 4 के इक्वल हो सकता है, या 4 इंटू 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, 4 इंटू 1 भी हो सकता है और 2 इंटू 2 भी हो सकता है। अगर 4 इंटू 1 होता है, इसका मतलब p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इज 4 इंटू 1,
तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ, पहले मैं केस लेता हूँ 4 इंटू 1, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे इसको तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी। p प्लस 1 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, p प्लस 1 4 के इक्वल हो जाएगा, तो p जो है मेरे पास 3 के इक्वल हो जाएगा। p 3 के इक्वल होने का मतलब क्या है, जो नंबर है मेरे पास वो a की पावर 3 का फॉर्मेट है, नंबर जो है वो a की पावर 3 का फॉर्मेट है, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब है, क्योंकि abc तो प्राइम नंबर ही है, तो किसी भी प्राइम नंबर का क्यूब होगा। तो प्राइम नंबर का क्यूब होना चाहिए और नंबर जो है 50 से कम होना चाहिए। तो मैं चेक कर सकता हूँ 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड सो ऑन के लिए। तो अगर मैं 2 क्यूब के लिए चेक करता हूँ तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 50 से लेस है, एक्सेप्टेड है। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, 50 से लेस है, एक्सेप्टेड। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, 50 से बड़ा हो गया, नॉट एक्सेप्टेड। तो इस फॉर्मेट में जो नंबर्स आएंगे वो मेरे पास दो नंबर्स आएंगे, यानी कि मेरे पास 4 इंटू 1 जो मैंने किया तो मेरे पास दो नंबर्स आएंगे, 2 क्यूब और 3 क्यूब। अब सेकंड केस में लूंगा विच इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अगर मैं 2 इंटू 2 लेता हूं तो मेरे पास p की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और q की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, p की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और q की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब p और q की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब मेरे पास दो डिस्टिंक्ट फैक्टर ऐसे होंगे, p की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और q की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। p और q की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि दोनों नंबर ये भी प्राइम ही होंगे, कहने का मतलब ये है अगर इनके भी कोई फैक्टर आए तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे मेरे पास। तो p और q को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 आना चाहिए, तो p की वैल्यू 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, q की वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं मैं तो उसके बाद p और q में भी कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर p और q में भी कोई फैक्टर आ गया इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाएंगे मेरे। यानी कि जैसे मैं सपोज देखता हूं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 करूं मैं, अगर 2 इंटू 3 करूं यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि 2 इंटू 3 का आंसर क्या आता है 6। अब देख लो एक फैक्टर 2 हो गया और एक फैक्टर 3 हो गया, 1 और 6 तो फैक्टर होगा ही होगा। तो इस तरह से मुझे दो फैक्टर चूज करने पड़ेंगे कि उन्हें कोई और फैक्टर नहीं बनने चाहिए, तो ऑब्वियसली ये भी प्राइम होने ही चाहिए। 2 इंटू 3 देख सकता हूं फिर मैं, अब मैं 2 इंटू 5 देख लेता हूं, 2 इंटू 7 करूंगा मैं, 2 इंटू 11 करूंगा, 2 इंटू 13 करूंगा, 2 इंटू 17 करूंगा, 2 इंटू 19 करूंगा, 19 तक 38 हो गया मेरे पास, एंड 2 इंटू 23 करूंगा, प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से मेरे पास ये वाले जो केस बनेंगे, ये वाले जो केस बनेंगे वो मेरे पास 8 नंबर्स आएंगे। तो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग 8 नंबर्स। यहाँ पे 2 इंटू प्राइम नंबर्स है। अब यही मैं 3 से बड़े वाले नंबर के लिए करूंगा, तो लेट्स से 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 11 33 हो गया, 3 इंटू 13 39, और 3 इंटू 7 करते ही 51 हो जाएगा, जो 50 से बड़ा हो जाएगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाले केस के मेरे पास 4 नंबर हो गए। देन आई विल टेक 5 इंटू 7 एक नंबर आएगा, 5 इंटू 11 विल बी इक्वल टू 55, एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट का मेरे पास एक नंबर आएगा, यानी कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है मेरे को, p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1, इन दैट केस आई विल बी गेटिंग 8 प्लस 4 प्लस 1, यानी 13 नंबर तो मुझे यहाँ से मिलेंगे और दो नंबर मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, दो नंबर मुझे यहाँ से मिल रहे हैं 8 और 27। तो इन दैट केस आप देख सकते हो 13 प्लस 2 टोटल 15 ऐसे नंबर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो n क्यू, एक क्यूब की फॉर्मेट का होगा, 50 से कम चाहिए, तो इस तरह दो नंबर आएंगे, और दूसरा मेरे पास इस फॉर्मेट में आएगा ताकि मेरे पास p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली p इज इक्वल टू 1 q इज टू 1 बनाने के लिए इस तरह से नंबर से मुझे चूज करने होंगे। सो इस तरह से वी आर गेटिंग 13 नंबर्स एंड 2 नंबर्स a क्यूब की फॉर्मेट है। टोटल 15 numbers will be having exactly 2 distinct factors and which will be different from one and itself. चलिए next question. Pipes A and C are filling pipes while B is a drain pipe of a tank. Pipe B empties the full tank in 1 hour. एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको. Pipe A and C are fill pipes while P is the drain pipe of a tank. तो यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेता हूँ मैं.
ए और सी जो है वो फिल पाइप है और मेरे पास ड्रेन पाइप है बी। तो यहां पे मैं मान लेता हूं दिस इज माय टैंक एंड विच सेज दैट ए इज माय फिल पाइप, सी इज माय फिल पाइप एंड बी इज माय ड्रेन पाइप। Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank। यानी कि अगर T टाइम में A पाइप भर रहा है तो T -1 में ये भरे टैंक को खाली कर सकता है। B जो है T -1 में भरे हुए खाली कर सकता है अगर T टाइम में A खाली टैंक को भर सकता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When pipe A, B and C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours। मैं मान लेता हूँ, इसकी कैपेसिटी मान लेता हूँ कि A जो पाइप है मेरे पास वो 1 घंटे में A लीटर पानी भरता है, C जो पाइप है वो 1 घंटे में C लीटर पानी भरता है और B जो पाइप है वो 1 घंटे में B लीटर पानी निकालता है। निकालने वाले वो मैं सर्किल कर देता हूँ तो आप क्लैरिटी रहेगी। तो इसकी एफिशिएंसी माने A की दैट इज A लीटर पर आवर, सी की सी लीटर पर आवर और ड्रेन करने वाले बी की बी लीटर पर आवर। अब मुझसे कहा गया है कि ऐसा करने से जब मैं तीनों पाइप चालू करता हूं, यानी ए को भी चालू कर दिया, सी को भी चालू कर दिया और बी को भी चालू कर दिया, देन द सिस्टम और द टैंक फिल्स इन 2 hours। तो 2 घंटे में पानी कितना आ जाएगा? 2 घंटे में पानी कितना आ जाएगा? 2A। भाई ए 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, 2 घंटे में कितना भरेगा? 2A। सी कितना ले आएगा? 2C। निकाल कितना लेगा? 2B। टोटल इतना पानी आ जाएगा मेरे पास और ऐसा करने से पानी फुल भर गया। यही तो कहा है कि इतना पानी आया और ये पानी टैंक को फुल भर लिया है। इसका मतलब ये है दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये टैंक की कैपेसिटी होगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है मुझे? इफ द पाइप बी एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी। यानी कि जब टैंक खाली है और बी और सी को हमने ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया बी और सी को कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसको ओपन कर दिया, इज टर्न ऑफ आफ्टर 1 hour, देन पाइप सी टेक्स अनदर 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank। यानी कि आप पाइप सी चालू रहेगा कितनी देर के लिए? मेरे पास 1 hour and 15 minutes। तो 1 hour 1 + 1/4 यानी कि 5/4 hour के लिए, 4/4 hour के लिए तब ये टैंक फुल हो जाता है। तो यहाँ पे ये गिवन है मुझे कि B + C। अब B तो मेरे पास जो है ड्रेन पाइप होगा 1 घंटे के लिए, यानी B ने 1 घंटे पानी निकाला, C ने 1 घंटे पानी भरा, उसके बाद C ने 5/4 hour और भरा, तब जाके टैंक फुल हो गया। तो इफेक्टिवली C ने पानी कितना भरा? 5/4। तो 1 घंटे में C भर रहा है तो ये कितना भरेगा? 5/4 C तो यहां भर दिया, प्लस देखो B ने कितना निकाला होगा? -B। C ने कितना भरा होगा 1 घंटे में? C। ये तो पहले वाले पार्ट का हो गया, प्लस C ने 1 घंटे में C लीटर भरता है तो 5/4 hour में कितना भरा होगा? 5/4C। तो इतना करने से पानी भर गया होगा। तो इतना करके टैंक फुल हो गया, यानी कि इतना लीटर पानी आ गया। अब ये लीटर जो पानी होगा वो ऑब्वियसली इसके बराबर होगा, तो यही तो टैंक की कैपेसिटी है, 2A + 2C - 2B। इस तरह से बराबर हो जाएंगे। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लूँ या फिर सी को इधर ले आऊँ मैं, अगर तो बी को पहले मैं उधर ले जाता हूँ, बी को उधर ले जाऊँगा तो ये -b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? पहले 9/4C इज इक्वल टू 2A + 2C - B को इधर ले गया मैं, करेक्ट। C को इधर ले आया तो C/4 इज इक्वल टू 2A - B। C की वैल्यू कितनी आ गई? 8A - 4B। C की वैल्यू आ गई 8A - 4B। अगर C की वैल्यू 8A - 4B आ गई है और मैं यहाँ पे भर दूं इसको, C की वैल्यू यहाँ रख दूं, तो मेरे पास टैंक की कैपेसिटी A और B की टर्म में आ जाएगी। टैंक की कैपेसिटी A और B की टर्म में आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब हो गया 2A + 2A - 2B + 2A - 2B + 2C।
2c का मतलब हो गया 2c 16a, 2c का मतलब हो गया 16a, 2c है ना 16a माइनस 8b, माइनस का 8b इज इक्वल टू ये कितना हो गया 18a माइनस का 10। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम कैपेसिटी के टर्म्स में काम कर रहे हैं। ए ने ए लीटर पानी भरा, बी ने बी निकाला, सी ने सी भरा 1 घंटे में, तो इस तरह से कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं इसकी। ये आ गया कि 2 घंटे में पानी भर रहा है तो कैपेसिटी आ गई। दूसरी कैपेसिटी निकालने हैं इस फॉर्मेट में कि बी और सी को 1 घंटे चलाया, उसके बाद सी को 5/4 आवर्स के लिए चलाया तो टैंक फिल हो गया। तो ये जो कैपेसिटी आएगी और ये जो कैपेसिटी आएगी आपस में इक्वल होगी। आपस में इक्वल करके हमने सी को ए और बी के टर्म्स में रिलेशन निकाल लिया, और सी को ए और बी के टर्म्स में रिलेशन निकालने के बाद हमने जो टैंक की कैपेसिटी है वो ए और बी के टर्म्स में निकाल ली है। जहां तक क्वेश्चन अगर आ गया है आपको समझ में, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट का यूज करेंगे कि ए को जितना भरने में टाइम लगता है, ए को जितना भरने में टाइम लगता है उससे 1 घंटा कम जो है मेरे को बी को भरने में लगता है, बी को खाली करने में लगता है। ए को खाली टैंक को भरने में जो टाइम लगता है वो टाइम जो है 1 घंटे ज्यादा है बी को टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो उस रिलेशन का यूज करेंगे। तो अगर ए 1 लीटर भरता है पानी 1 घंटे में, अगर ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है और टैंक की कैपेसिटी 18a माइनस 10b है, अगर टैंक की कैपेसिटी 18a माइनस 10b है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको भरने में टाइम लगेगा 18a माइनस 10b डिवाइडेड बाई ए। दिस इज द टैंक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इसकी एफिशिएंसी पर लीटर पर आवर कितना पानी आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया टाइम जब मेरे को ए टैंक को भर देगा, बी को भरने में कितना टाइम लगेगा 18a, बी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा माइनस 10b डिवाइडेड बाय बी, इतना ही लगेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, इनका डिफरेंस जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट आपको समझनी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर 18a माइनस 10b को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा क्या 1/a माइनस का 1/b इज करेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं 18a माइनस 10b, एलसीएम किसका आ गया ए बी का एलसीएम आ गया। ए बी का एलसीएम लेने के बाद b माइनस ए एलसीएम ले लिया और ए बी को यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास आएगा 18ab माइनस का 18a स्क्वायर माइनस का 18a स्क्वायर माइनस का 10b स्क्वायर प्लस का 10ab प्लस का 10ab शुड बी इक्वल टू ab, ab है राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर ले गए, 18a स्क्वायर 18ab और 10ab 28ab इधर ले गए तो माइनस 28ab और प्लस ab, माइनस का 27ab बचेगा, माइनस का 27ab प्लस का 10b स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 18a स्क्वायर माइनस का 27ab प्लस का 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ना पूरी इक्वेशन को मैं b स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं b स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ b स्क्वायर से, ठीक है ना, इफ आई डिवाइड दी होल इक्वेशन बाय b स्क्वायर, तो यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस का 27a बाई बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और a बाई बी को मैं k के इक्वल मान लेता हूँ। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक के में बन जाएगी 18k स्क्वायर माइनस का 27k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे 18 इंटू 10 180, 27 यानी 15 इंटू 12 हो जाएगा,
माइनस का 15k माइनस का 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3k कॉमन ले लिया, 6k माइनस 5 माइनस का 2 कॉमन लिया तो 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो k की वैल्यू एक तो आ गई है मेरे पास 5/6 और एक आ गई है 2/3। k की वैल्यू 5/6 और 2/3। तो बेसिकली क्या चीज है मेरे पास, a अपॉन बी इज 5/6 और 2/3। अब a/b क्या है मेरे पास, टाइम का उल्टा है भाई। a/b इज एफिशिएंसी और यहाँ पे टाइम जो है वो t और t-1 है। आपको पता है कि टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो मैं कहता हूँ कि टाइम ऑफ a डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ b जो होगा मेरे पास वो एफिशिएंसी का उल्टा होगा। वो कितना होगा, 6/5 और 3/2। तो टाइम टेकन बाय a और टाइम टेकन बाय b कैन आइदर बी 6/5 और 3/2, वन ऑफ देम, बट नॉट बोथ पॉसिबल। अब यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है, पाइप A कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 hours। टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक इज लेस देन 5 hours। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये वाला केस खत्म हो जाएगा मेरे पास, ये वाला केस। इसका मतलब टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक इज 3 hours एंड टाइम टेकन बाय B टू फिल द टैंक इज 2 hours। फाइनली टाइम तो हम निकाल चुके हैं। अब टाइम मेरे पास आ गया तो एफिशिएंसी मेरे पास ये वाली हो जाएगी, ये करेक्ट आ गया। इसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब ये है A 2 लीटर पानी भर रहा है और B 3 लीटर पानी भर रहा है। ये यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 घंटे में। अगर टाइम A 2 लीटर पानी भर रहा है और B 3 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, C की क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, C की इक्वेशन आई थी ना, C की वैल्यू कितनी आई थी, पहले टैंक कैपेसिटी निकाल लेते हैं। अदरवाइज टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी मेरे पास 18 इंटू A, यही तो आई थी टैंक कैपेसिटी, नहीं ये नहीं आई थी। 18 इंटू A, 18 इंटू A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू आई है मेरे पास 2 माइनस 10 इंटू B की वैल्यू आई है 3, नहीं ये तो उसकी आई है। टैंक की कैपेसिटी कितनी आई थी मेरे पास, टैंक की कैपेसिटी आई थी ना 2A प्लस 2C माइनस 2B, यही थी ना कैपेसिटी तो। लेकिन C की वैल्यू कितनी आई थी, C की वैल्यू आई थी मेरे पास जब हमने वैल्यू पुट करी थी तो A की वैल्यू आ गई, यानी A की एफिशिएंसी आ गई है हमारे पास, A की एफिशिएंसी आ गई है 2, B की वैल्यू आ गई है 3। एफिशिएंसी आने के बाद C जो रिलेशन निकाला था हमने, किसी को याद है क्या, कहाँ गया तो हमने रब कर दिया। कहने का मतलब ये है कि टैंक की कैपेसिटी निकाल लोगे आप, टैंक की कैपेसिटी हमने निकाल ली, यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे 2, B की वैल्यू पुट कर दोगे 3 और C की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेंगे तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। टैंक की कैपेसिटी निकालने के बाद यहाँ पे C की एक वैल्यू आई थी A और B की टर्म्स में, C की जो वैल्यू आई थी A और B की टर्म्स में जो थी आई थिंक कितनी थी, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, दोबारा निकाल लेंगे इसको, यानी कि ये कितनी आ रही थी, T इज इक्वल टू 10A माइनस कितना था 16A माइनस 10B आई थिंक, 16A माइनस 10B आई थिंक। तो 16 इंटू A, नहीं आप चेक कर लेना C की वैल्यू, तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी और C की एफिशिएंसी आने के बाद आप यहाँ पे निकाल लोगे कि टोटल टैंक कैपेसिटी आ जाएगी। तो टैंक की कैपेसिटी को जब C की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो वो आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो विल फाइंड दैट 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स जो है वो उसको लगेंगे। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना दिमाग लगाना कैलकुलेट करना या और कोई मेथड भी अगर आप सर्च करते हैं ना तो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट ही रहेगा ये। तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्ट है क्वेश्चन should be avoided. The correct answer for this question will be 90. चलिए, let k be the largest integer such that the equation x minus 1 का whole square plus 2kx plus 11 is equal to 0 has no real roots
if y is a positive real number then the least possible value of k upon 4y plus 9y is equal to। यहाँ पे मुझे कंडीशन गिवन है, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2x कॉमन ले लिया तो k माइनस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। अगर किसी भी इक्वेशन का रियल रूट नहीं होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हम लेस देन 0 कर देते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लेस देन 0 कर देते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू के माइनस 4 का के माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, शुड बी लेस देन 0, यानी कि 4 से 4 खत्म हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 के स्क्वायर माइनस का 4ac शुड बी लेस देन 0। यही तो है ना, लीस्ट पॉसिबल, के बी द लार्जेस्ट इंटीजर। अब के बी द लार्जेस्ट इंटीजर भी होना चाहिए। सिंप्लीफाई तो पहले कर ही लेते हैं, के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 माइनस का 11 प्लस 1 माइनस का 11 शुड बी लेस देन 0, ठीक है ना। प्लस 11 प्लस 1 12 आएगा यहाँ पे, 12 यहाँ पे कितना हो गया 12, राइट, 4 कॉमन आ गया यहाँ पे, 12 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि दिस हैज टू बी लेस देन 0। तो सबसे पहले तो ये क्वालिटी एक्सप्रेशन है, मैं k की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो k कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो k हियर विल बी इक्वल टू माइनस का b मतलब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -12 अपॉन 2a, 2a का मतलब हो गया 2, राइट, यानी कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 12 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2kx प्लस 11, एक्स स्क्वायर 2x कॉमन ले लिया, k माइनस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। इसका मुझे रियल रूट नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की लेस देन 0, के ख़त्म कर दूंगा मैं यहाँ से। तो के यहाँ पे मेरे पास यहाँ से भी तो आएगा ना, यानी के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 12 विल बी लेस देन 0। यहाँ पे फाइनली के स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 11 वुड बी लेस देन 0, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। तो के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 11 आ रही है यहाँ पे, माइनस की डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। के की ये तो वैल्यू हो जाएगी, तो के की मिनिमम वैल्यू कब आएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड बाय 2, और के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि के जो है ना लार्जेस्ट इंटीजर है, तो के इंटीजर होना चाहिए पहली चीज, दूसरा लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो लार्जेस्ट इंटीजर के लिए पहली बात तो पॉजिटिव साइन लेंगे हम,
ठीक है ना, पॉजिटिव साइंस लेंगे लार्जेस्ट के लिए, और इंटीजर के लिए दिस हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो सकता है 36। भाई लार्जेस्ट के लिए अगर एक नंबर बड़ा कर दूंगा तो 49 करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 48 ही है, तो इससे छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी लार्जेस्ट के केस में 6 + 2 8 डिवाइड बाय 2 4। तो के की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4। अगर के की वैल्यू 4 आ गई है मेरे पास और मुझे निकालना है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, तो के की वैल्यू 4 रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो के की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 1/y + 9y, 1/y + 9। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग कि मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है 1/y + 9y। अब यहाँ पे आगे कुछ समझ नहीं आता, y पे कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे केस में कभी फंस जाओ ना तो थंब रूल है, एक ही चीज काम कर सकती है, दैट इज am इज ग्रेटर देन gm। इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हैज टू बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना हुआ, यानी कि 1/y + 9y डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द अर्थमेटिक मीन विच ऑलवेज बी ग्रेटर देन gm, यानी कि 1/y, gm का मतलब 1/y × 9y की पावर 1। किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा बराबर या बड़ा होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से। दो नंबर की बात नहीं है, ये कितने भी नंबर्स हो उनका अर्थमेटिक मीन आप निकालोगे और ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई आएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास 1/y + 9y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस केस के हिसाब से मेरे पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की 1/y + 9y की, वो आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो हियर वी सॉल्व द 5 क्वेश्चन। आई बिलीव 23 इज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड। आपको बहुत ही चूजी होना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, तो जितने भी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं उसमें आप देख सकना कौन से इजी हैं, कौन से मॉडरेट है, कौन से डिफिकल्ट है, एंड यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ। थैंक यू।